प्रतिशोध। आकाश में चांद का कोई चिन्ह तक नहीं था। चारों तरफ जैसे एक अजीब सी निस्तब्धता थी। केवल कुछ निशाचर प्राणियों की कर्कश चीखें रात की नीरवता को टुकड़ों में तोड़ रही थी। घने बादलों ने आकाश को ढक रखा था। वह बादलों से भरा आकाश जैसे रात के अंधकार को और भी गहरा बना रहा। गहरे जंगल के अंदर एक जीर्ण शीर्ण परित्यक्त मंदिर था, लगभग पूरी तरह टूट चुका। ऐसा लग रहा था कि वहां किसी इंसान का कदम सदियों से नहीं पड़ा हो। सूखी पत्तियों ने मंदिर के आंगन को ढक रखा था, लेकिन मंदिर के अंदर से एक गूंज आ रही थी, एक गंभीर पुरुष की आवाज। मंदिर की देवी की मूर्ति के सामने बैठा एक जटाधारी तांत्रिक, लंबा बलिष्ठ चेहरा। उसका चेहरा आधा लंबी दाढ़ी और मूंछों से ढका हुआ था। शरीर का ऊपरी भाग वस्त्रहीन, नीचे केवल लाल कपड़ा कमर से लेकर जांघ तक लपेटा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर कटा हुआ खून, पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। वह लगातार कुछ अज्ञात मंत्र उच्चारण कर रहा था। सामने जलती हुई अग्नि में यज्ञ जल रहा था। चारों तरफ अव्यवस्थित अवस्था में बिखरी हुई थी अनगिनत खोपड़ियां। बार बार वह यज्ञ की अग्नि में आहुति दे रहा था। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर वह जैसे किसी अशुभ शक्ति को बुलाना चाहता था। आ मेरे पास आ, जाग उठ, ओम नमः नमः। उसकी आवाज धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी। उसका शरीर झूमने लगा। अब वह तांत्रिक अपना सिर घुमाने लगा। वह और भी जोर से अपनी आह्वान करने लगा। धीरे धीरे यज्ञ की अग्नि से तीव्र एक किरण निकलने लगी। आग के अंदर ही एक अग्नि का गोला बनने लगा। वह अग्नि का गोला यज्ञ की अग्नि से बाहर निकलकर पूरे गर्भगृह में घूमने लगा। तांत्रिक अभी भी अपने सिर और शरीर को झुका रहा था। घूमते घूमते एक समय पर वह अग्नि गोला स्थिर हो गया। फिर इस गोले से गहरा काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे पूरे गर्भगृह में फैल गया। फिर उस धुएं के बीच एक पिशाच की आकृति दिखाई देने लगी। तांत्रिक स्थिर होकर आंखें खोलकर देखने लगा। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक गहरी संतोष भरी मुस्कान थी। जा, तू मेरा बदला पूरा कर। जो मेरी साधना में बाधा डाल रहे थे उनका अंत कर दे। जा, अब वे समझेंगे इस पिशाच और तांत्रिक के प्रकोप को। इतना कहकर वह गूंजती हुई आवाज में जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी जैसे धरती कँपाने लगी थी। आकाश में उसकी आवाज गूंजने लगी। बादलों की गरज और तेज हो गई। साथ में तेज तूफानी हवा चलने लगी, जैसे किसी प्रलय का संकेत। 1 महीने बाद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध राय के चेंबर में प्रीतम और मुनमुन पहुंचे। बताइए, आपकी समस्या क्या है? धीमी आवाज में डॉक्टर अनिरुद्ध ने प्रश्न किया। आजकल वह बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही है। हमेशा जैसे डर में सिहरती रहती है। उसका चेहरा देखिए, क्या हालत हो गई है। कभी कभी रात को अपने पत्नी की समस्याओं को बताते हुए रूपम ने बोलना शुरू किया। हाथ के इशारे से डॉक्टर अनिरुद्ध ने उसे बीच में रोक दिया और बोले, आप चुप रहिए। अपनी पत्नी की समस्या आपकी पत्नी को ही कहने दीजिए। फिर मुनमुन की ओर मुड़कर बोले, आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? डॉक्टर के सवाल पर मुनमुन ने एक बार पानी घटकते हुए सिर झुकाया। उसके चेहरे पर डर की एक गहरी लकीर थी, जिसे डॉक्टर सावधानी पूर्वक देख रहे थे। मुनमुन ने सिर झुकाकर धीरे से कमजोर आवाज में बोलना शुरू किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर बैठा हुआ है। पता है, जो मैं करना नहीं चाहती वही मुझसे करवाया जाता है। कोई जैसे मुझसे सब कुछ करवाता है। खाने बैठती हूँ तो मेरा खाना वह खा जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे लगता है जैसे कोई मुझे सचमुच प्रताड़ित कर रहा है। यह देखिए मेरा चेहरा, मेरा हाथ,
इसके अलावा और भी है, मेरी छाती और पीठ। मेरा कोई विश्वास नहीं करता, पता है, कोई भी नहीं। यह कहते कहते मुनमुन रोने लगी। मुनमुन, ओके ओके, रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, डॉक्टर अनिरुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। प्लीज और मत रोइए। लेकिन उन्होंने गौर किया कि सचमुच मुनमुन की आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, हाथों पर भी चोट के निशान हैं। इसका मतलब वह ज्यादा गलत नहीं कह रही। मुनमुन को सच में जैसे शारीरिक अत्याचार झेलना पड़ रहा हो। उसका शरीर भी काफी कमजोर और दुबला पतला लग रहा था। मुनमुन को पहले भी कई डॉक्टरों को दिखाया है, जानते हैं, कोई भी उसकी बीमारी पकड़ नहीं पाया। सभी कहते हैं कि बीमारी उसके मन की है। इसलिए आखिरकार मजबूर होकर मैं आपको दिखाने आया, प्रीतम ने कहा। ठीक है, अब आपकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मुझे आपसे अलग से कुछ बातें करनी है। यह कहते हुए डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपनी टेबल के एक कोने में रखी घंटी को दबाया। ट्रिंग आवाज होते ही बाहर से एक महिला अंदर आई। अटेंडेंट आरोही, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए। आरोही ने संभाल कर मुनमुन को उठाया और उसे बाहर ले गई। मुनमुन के बाहर जाने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने फिर से अपनी जांच शुरू की। आप अभी कह रहे थे कि आपकी पत्नी अजीब व्यवहार कर रही है, बताइए वह किस तरह का व्यवहार कर रही है। अब प्रीतम एक एक करके बताने लगा। मध्य रात्रि में वह अचानक उठकर बैठ जाती है, मुंह से अजीब आवाजें निकालती है और असंगत बातें करती है। एक दिन तो उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की और एक बार जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मुनमुन छुरी लेकर बैठी है। वह हमारे कपड़े और बाकी सामान पर छुरी मार रही थी। कितना भयानक और निर्दयी दृश्य था वह। पूरा कमरा उस दिन खून से भर गया था और मुनमुन वह खून चाट चाट कर खा रही थी। एक और दिन मैं बाजार से मांस लेकर आया। थोड़ी देर बाद अचानक रसोई से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। किचन में जाकर झांकते ही देखा कि मुनमुन कच्चा मांस फाड़ फाड़ कर खा रही थी। इसके अलावा खाना खाते समय थाली खाली हो जाने के बाद भी मुनमुन कहती है कि उसने कुछ नहीं खाया, सब कुछ कोई और खा गया है। उसके शरीर पर कई घाव है। पूछने पर वह कहती है कि कोई उसे मारता है। आप ही बताइए डॉक्टर, कोई अपने शरीर पर खुद चोट करेगा तो ऐसा कैसे होगा? अच्छा, वह सबसे ऐसा व्यवहार कर रही है या केवल आपसे? यह सुनकर प्रीतम थोड़ा सोच में पड़ गया। डॉक्टर अनिरुद्ध गहरी सोच में डूब गए। प्रीतम काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। तब उसने खुद ही पूछा, क्या समझ रहे हैं डॉक्टर, मुनमुन ठीक हो जाएगी ना? फिर से पहले की तरह खुश और हंसमुख हो जाएगी? डॉक्टर ने उत्तर दिया, देखिए, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। मुझे इस केस पर और अध्ययन करना होगा। यह उपचार एक लंबी प्रक्रिया होगी। मुनमुन देवी के काउंसलिंग सेशन शुरू करने होंगे और मुझे उसके साथ और अधिक खुलकर बात करनी होगी। तब मैं शायद उनकी समस्या को समझ सकूं। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी पत्नी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर अनिरुद्ध ने संयमित स्वर में जवाब दिया। उन्होंने मुनमुन का उपचार करना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस की सहायता से जो कुछ भी किया जा सकता था उन्होंने करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुनमुन से अकेले में बात भी की। बार बार डॉक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि यह मामला अन्य मामलों से बिल्कुल अलग है। इसमें काफी जटिलताएं हैं। इस बीच एक और महीना बीत गया, लेकिन मुनमुन की शारीरिक या मानसिक स्थिति किसी में भी कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर अनिरुद्ध ने इन दिनों में इतना तो समझ ही लिया था कि जैसे किसी शक्ति ने मुनमुन को अपने वश में कर रखा हो। अगर यह इसी तरह से चलता रहा तो मुनमुन की मौत भी हो सकती है। हर हफ्ते प्रीतम मुनमुन को काउंसलिंग के लिए लाता। जब तक काउंसलिंग चलती, प्रीतम बाहर इंतजार करता। सेशन खत्म होने के बाद वह मुनमुन को लेकर घर लौटता। उस दिन भी प्रीतम मुनमुन को काउंसलिंग के लिए लाया था।
काउंसलिंग खत्म करने के बाद डॉक्टर अनिरुद्ध ने अचानक कहा, प्रीतम बाबू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्रीतम ने उत्तर दिया, हाँ हाँ जरूर कहिए। रुकिए रुकिए 1 मिनट। यह कहते हुए उन्होंने घंटी बजाकर अपनी महिला अटेंडेंट आरोही को बुलाया। इसके बाद मुनमुन को बाहर ले जाने का निर्देश दिया। प्रीतम समझ गया कि डॉक्टर उससे कोई गुप्त सलाह करना चाहते थे। मुनमुन के सामने वह चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने मुनमुन को बाहर ले जाने का निर्देश दिया। लेकिन डॉक्टर किस बारे में बात करेंगे? निश्चित रूप से यह मुनमुन की मानसिक स्थिति के बारे में होगा। मुनमुन के बाहर जाते ही प्रीतम ने खुद ही सवाल किया, हाँ बताइए डॉक्टर, क्या कहना चाहते थे? डॉक्टर ने कहा, प्रीतम बाबू, मैं लगभग 1 महीने से मुनमुन देवी का इलाज कर रहा हूँ। जितना समझ पाया हूँ, यह मामला बाकी मामलों की तरह सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुनमुन देवी पर किसी अशुभ शक्ति, दुष्ट आत्मा या किसी पिशाच जैसे चीज का कब्जा है। इसी अशुभ शक्ति के कारण उनकी यह हालत हो रही है। सच कहूँ तो वह शक्ति मुनमुन देवी को नियंत्रित कर रही है। डॉक्टर, यह आप क्या कह रहे हैं? आप डॉक्टर होकर ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपसे कम से कम मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पिशाच, आत्मा जैसी बातें, यह सब बकवास है। वास्तव में ऐसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इलाज नहीं कर सकते तो साफ कह देते, मैं किसी और साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता। इस तरह के बेसिर पैर की बातें कहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रीतम ने गुस्से में और उत्तेजित स्वर में ये बातें कह डाली। डॉक्टर ने शांतिपूर्वक कहा, देखिए, आप गुस्सा मत करिए, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुने। प्रीतम ने गुस्से में कहा, क्या सुनूं? आप बस गढ़ी हुई कहानियां सुनाए जाए और मैं उन्हें सुनता रहूं? प्रीतम और अधिक क्रोधित हो गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ सुनना होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस के जरिए मुनमुन देवी को ठीक करना संभव ही नहीं है। मैं यह बातें काफी सोच समझ कर कह रहा हूँ। इस दुनिया में जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी है। आप इसे मानो या ना मानो, और शायद आप यह नहीं जानते कि मैं गुप्त रूप से तंत्र विद्या का भी अभ्यास करता हूँ। इसी अनुभव से मैं यह बातें कह रहा हूँ। क्या तंत्र विद्या? प्रीतम यह सुनकर हैरान हो गया। हाँ, ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं इसे छुपा कर करता हूँ। डॉक्टर अनिरुद्ध की बातों ने प्रीतम को चुप करा दिया। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। एक डॉक्टर होकर वह तंत्र विद्या का अभ्यास करता है, यह बात प्रीतम को मानने में भी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने फिर पूछा, प्रीतम बाबू, सोच कर बताइए, क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो काला जादू या तंत्र विद्या का अभ्यास करता हो? क्या कह रहे हैं? हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। दरअसल हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, प्रीतम ने काफी खींचते हुए कहा। होगा, जरूर होगा। अच्छी तरह सोचिए, कोई गुनीन, ओझा या तांत्रिक। डॉक्टर अनिरुद्ध काफी निराश हुए। तभी प्रीतम ने कहा, 1 मिनट 1 मिनट, आपने तांत्रिक कहा? इसके बाद प्रीतम गहरी सोच में डूब गया और अचानक बोला, मुझे याद आ गया, तांत्रिक। हाँ, कुछ साल पहले मेरी पत्नी मुनमुन का एक तांत्रिक के साथ झगड़ा हो गया था। क्या कह रहे हो? पूरी घटना विस्तार से बताओ। घटना का पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, उत्साहित होकर अनिरुद्ध बोले। प्रीतम ने कहना शुरू किया, सुनिए, उस वक्त मेरी और मुनमुन की अभी अभी शादी हुई थी। हम दोनों के काम के दबाव के कारण हनीमून पर जाना संभव नहीं हो सका। इस संदर्भ में मैं हमारे पेशे के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता हूँ और उस समय मुनमुन एक अखबार में ट्रैवल जर्नलिस्ट के रूप में काम करती थी। हालांकि अपनी मौजूदा हालात के कारण उसने यह सब छोड़ दिया। खैर, जो मैं कह रहा था, हमारा पुश्तैनी घर सिलीगुड़ी में है। हमारे माता पिता और सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। काम के सिलसिले में हम सिर्फ कोलकाता में रहते हैं। उस बार मैंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए लोकेशन देखने का प्लान बनाया। मैंने सोचा था कि मैं अकेला ही जाऊंगा। गांव का नाम था मीरपुर।
हम अखबार के लिए लिखने के लिए एक अनोखी जगह खोज रहे थे। फिर यह तय हुआ कि हम दोनों मीरपुर जाएंगे। हम दोनों का काम भी हो जाएगा और इसी बहाने हमारा एक छोटा सा हनीमून भी हो जाएगा। एक निश्चित दिन हम मीरपुर के लिए निकल पड़े। हरा भरा पेड़ों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर इलाका था। चूंकि जगह ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी, हमें वहां ठहरने के लिए कोई अच्छा होटल नहीं मिला। एक पुराना और टूटा फूटा सा लॉज मिला जहां किसी तरह 2 दिन बिताने की व्यवस्था हो सकी। वैसे सब कुछ वहां ठीक था, लेकिन वहां पहुंचकर हमने एक अजीब बात सुनी। उस जंगल में एक पुराना चामुंडा काली का मंदिर था। गांव वाले उसे बूढ़ी काली का मंदिर कहते थे। उन्होंने हमें बार बार चेतावनी दी कि हम गलती से भी उस मंदिर में न जाए। उन्होंने बताया कि उस मंदिर में एक खतरनाक तांत्रिक का वास है जिसका नाम है विशंभर तांत्रिक। उसके पास अनंत शक्ति है। अपनी शक्ति के बल पर वह पिशाच बुलाकर इंसानों को मार सकता है। कहा जाता है कि वह हर रात नर बलि देता है। आज तक जो भी उस काली मंदिर में गया वह उस तांत्रिक की बलि बन गया। सब उसे पिशाच तांत्रिक कहते हैं। ये बातें सुनकर मैं और मुनमुन दोनों ने विश्वास नहीं किया। हमारे मन में जिद बैठ गई। हमने तय किया कि हम उसी काली के मंदिर में जाएंगे। मैं उस तांत्रिक की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। हम दोनों को ही रोमांच पसंद है, इसीलिए इस तरह के रोमांचक मौका हम छोड़ना नहीं चाहते थे। और मुनमुन की जिद हमेशा से ही बहुत ज्यादा रही है। वह जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। इसलिए जैसा सोचा वैसा ही किया। उस रात हम बूढ़ी काली के मंदिर की ओर रवाना हो गए। किसी की चेतावनी हमने नहीं सुनी। मैंने अपने आईपीएस दोस्त राजेश को पहले से ही इस मामले की जानकारी दे दी थी। मैंने उसे कहा था कि अगर हमें कोई मुश्किल हो तो लोकल पुलिस का बैकअप हमें चाहिए होगा। राजेश ने सब सुनकर स्पेशल फोर्स भेजने का इंतजाम किया और उसने कहा था कि वह खुद समय पर वहां पहुंच जाएगा। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे हम बूढ़ी काली के मंदिर की ओर बढ़ने लगे। सूखे पत्तों पर चलने की खड़खड़ाहट और बीच बीच में गीदड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक मंदिर का शिखर दिखाई दिया। अब यह समझने में देर नहीं लगी कि यह वही बूढ़ी काली का मंदिर है। मंदिर के पास पहुंचते ही हमें मंत्रोच्चारण की तेज ध्वनि सुनाई देने लगी। कोई आदमी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। वह निश्चित ही उस तांत्रिक की आवाज थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने देखा कि मंदिर के चबूतरे पर एक 4-5 साल की बच्ची को पीठ के पीछे बांधकर रखा गया था। उसके पूरे शरीर पर सिंदूर और हल्दी लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर सिर्फ एक लाल कपड़े का टुकड़ा था। निश्चित ही यह सब उस तांत्रिक ने ही किया होगा। यह बच्ची पूरी तरह डरी हुई और रो रही थी। कुछ देर बाद मंत्रोच्चारण रोकर तांत्रिक मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया। फिर उसने बच्ची को खींचते हुए बलि के स्थल की ओर ले जाना शुरू किया। ओह, कितना क्रूर दृश्य था। वह बलि स्थल पर बच्ची का सिर झुकाने की कोशिश कर रहा था। फिर वह जोर से हुंकार भरकर चिल्लाया। हम यह सब और सहन नहीं कर पा रहे थे। अब तक हमने छिपकर सब कुछ देख लिया था। तुरंत बाहर आकर मैं जोर से चिल्लाया, बंद करो, बंद करो, अब बहुत हो गया। तुम लोगों का यह इंसानों का मारने का खेल अब नहीं चलेगा। साधना के नाम पर तुम हत्या कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारी सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। इस बीच मुनमुन ने जाकर बच्ची को बलिस्थल से छुड़ाकर अपनी गोद में उठा लिया। मेरी चिल्लाहट सुनकर तांत्रिक थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर वह गरजते हुए बोला, कौन हो तुम? इतनी हिम्मत? मेरी साधना में बाधा डालने का अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। आज मैं इस बच्चे के साथ साथ तुम दोनों की भी बलि दूंगा। मैंने जवाब दिया, बलि तो तब दे पाओगे ना जब तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। तब तक राजेश के भेजे
स्पेशल फोर्स ने चारों ओर से जाल फेंककर तांत्रिक को पकड़ लिया। अंधेरे में वे सब आसपास छिपे हुए थे। कुछ देर बाद राजेश वहां पहुंचा। उसके पीछे पीछे कई ग्रामीण लाठियां और मसाल लेकर वहां पहुंचे। ग्रामीण तांत्रिक से डरते थे, लेकिन उसके अत्याचार से परेशान भी थे, इसलिए उन्होंने राजेश की मदद का वादा किया। राजेश आकर हमें धन्यवाद देकर बोला, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब इस तांत्रिक को कैसे सजा देनी है वह मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसी 3rd डिग्री दूंगा कि इसके मुंह से कभी भी कुछ नहीं निकलेगा। फिर उसने फोर्स से कहा, इसे ले जाओ। लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद तांत्रिक की गरज और धमकियां बंद नहीं हुई। वह चिल्लाकर कहने लगा, मूर्ख मूर्ख, सभी मूर्ख हो तुम। मुझे बंदी बनाओगे? तुम्हारे पास इतनी ताकत है, सब मरोगे। मेरी साधना में बाधा डालने का अंजाम तुम सभी को भुगतना पड़ेगा। तुम लोग इसका परिणाम जरूर महसूस करोगे। तांत्रिक उस दिन बाकायदा धमकी देकर गया। बाद में हमने उस बच्ची को उसके परिवार वालों के पास लौटा दिया। उसका घर उसी गांव में था। मेरा अनुमान गलत नहीं था। इसका मतलब वही पिशाच तांत्रिक अब बदला ले रहा है। अच्छा, फिर उस तांत्रिक को क्या सजा मिली, क्या जानते हैं आप? डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूछा। राजेश ने तो कहा था कि वह तांत्रिक को कड़ी सजा दिलवाएगा। इसके बाद हम भी कोलकाता लौट आए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। यह बात हमारे दिमाग से मानो निकल ही गई। किसी अपराधी को क्या सजा मिली, इस पर इतना सोचते भी नहीं है। अच्छा, राजेश बाबू का नंबर तो आपके पास जरूर होगा। आप उसे कॉल करके जान सकते हैं कि उस तांत्रिक को क्या सजा मिली। अच्छा रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। प्रीतम ने राजेश का नंबर डायल किया। कुछ देर बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और उसके चेहरे पर जैसे गहरी उदासी छा गई। क्या हुआ प्रीतम बाबू, सब ठीक है ना? डॉक्टर अनिरुद्ध ने चिंतित होकर पूछा। राजेश अब इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर साहब। आज सुबह अचानक हार्ट फेल हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। निराश होकर प्रीतम ने कहा। क्या? हे भगवान! प्रीतम बाबू, आप समझ रहे हैं ना, आपके दोस्त की मौत सामान्य नहीं है। यह उस तांत्रिक के क्रोध का नतीजा है। मेरा यही मानना है। उस दिन राजेश बाबू के साथ जो लोग थे उन सभी का यही अंजाम हुआ या होने वाला है। और उस दिन जिन ग्रामीणों ने आपकी मदद की थी उनके जीवन में भी ऐसा ही कोई संकट आ गया होगा। अब आप समझ रहे हैं ना, आपका एक छोटा सा विरोध कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आया है। डॉक्टर, यकीन मानिए, सोचा भी नहीं था कि उस दिन के विरोध के कारण इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, घटना हुई थी तब वो 3-4 साल पहले। अब इतने दिनों बाद वो तांत्रिक अचानक क्यों बदला लेने आ रहा है? देखिए, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के तांत्रिक खास तिथियों का पालन करते हैं। कुछ खास तिथियों में कुछ विशेष शक्तियों को जगाना संभव होता है। शायद तांत्रिक ने इतने दिन उसी खास तिथि का इंतजार किया था। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्या हमें उस बूढ़ी काली के मंदिर में जाकर तांत्रिक का सामना करना चाहिए? यह मामला इतना आसान नहीं है प्रीतम बाबू। उस मंदिर में जाकर कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तांत्रिक खुद नहीं चाहता तब तक उसे पकड़ना असंभव है। उस घटना के दिन आप उसे पकड़ पाए थे क्योंकि उस दिन वह लापरवाह था, लेकिन अब वह काफी सतर्क हो गया है और बदले की आग उसके मन में जल रही है। मुझे लगता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। शायद वह अपने भेजे गए पिशाच के जरिए यह सब जान पा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो डॉक्टर, अब क्या तरीका है? क्या हम उस पिशाच के हाथों से मुनमुन को बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा होगा। हमें एक खास पूजा का आयोजन करना होगा, लेकिन यह पूजा मुनमुन देवी को बिना बताए करनी होगी और इसी तरह उस पूजा में मुनमुन देवी को ले जाना होगा। आपको पूजा अर्चना के बारे में तो कुछ नहीं पता,
लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपके पास। अगर आप यह व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही हो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। प्रीतम नर्वस होकर गाड़ी चला रहा था। मन बहुत अशांत था। पास में मुनमुन चुपचाप बैठी थी। प्रीतम ने कहा, चलो ना मुनमुन, कितने दिनों से हम लोग ड्राइव पर नहीं गए। आज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करते हैं। फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहले मुनमुन उत्साह से भर जाती, लेकिन अब सिर्फ उदास नजरों से सोचते हुए अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी। असल में आज प्रीतम डॉक्टर अनिरुद्ध के घर जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उसी दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया है। वह अपने घर में पूजा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वह इस बार किसी समाधान तक पहुंच पाएंगे। बार बार प्रीतम मुनमुन को देख रहा था। उसके भीतर का पिशाच जागते ही मुश्किल होगा। अनिरुद्ध के घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई। फिर अनिरुद्ध मुनमुन के साथ घर के अंदर घुसा। घर में पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। घर में कदम रखते ही मुनमुन के शरीर में अचानक कुछ बदलने लगा। प्रीतम ने देखा जैसे वह खुद अपने पैर तक जमीन पर नहीं रख पा रही हो। हर कदम पर उसे जैसे बिजली का झटका लग रहा था। प्रीतम समझ रहा था कि यह सब उसके अंदर के पिशाच के कारण हो रहा था, जिसे पकड़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। तभी डॉक्टर अनिरुद्ध वहां पहुंचे, लेकिन अब उन्हें डॉक्टर नहीं कहा जा सकता था। वे धोती, गहनों और सिंदूर में सजे हुए थे। अनिरुद्ध को उस रूप में देखकर प्रीतम भी चौंक गया। आइए बैठिए, अनिरुद्ध ने कहा और प्रीतम को एक सीट पर बैठने का इशारा किया। अनिरुद्ध ने मुनमुन को भी पास वाली सीट पर बैठाया और पूजा शुरू की। अनिरुद्ध मंत्रोच्चारण करने लगा और घंटी बजाने लगा। पूरा घर धूप और धुएं से भर गया। मुनमुन अब स्थिर नहीं रह पा रही थी। उसके मुंह से घूं घूं की आवाज आ रही थी। वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रीतम ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। पूजा जितनी आगे बढ़ी, मुनमुन का पूरा हाल बेहाल होता गया। उसके शरीर में जैसे जलन होने लगी। कुछ समय बाद मुनमुन ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और प्रीतम की मजबूत पकड़ से मुक्त हो गई। उसकी उलझी हुई बालों में रौनक आ गई, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत हो गया कि प्रीतम डर के मारे पीछे हट गया। मुनमुन ने प्रीतम का कॉलर पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। फिर एक झटके में उसे फेंक दिया। तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? तू मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, उसने एक अजीब आवाज में कहा और प्रीतम को डर में डाल दिया। मुनमुन ने फिर से एक जोरदार हमला किया और प्रीतम की शक्ल पर एक तेज घूंसा मारा। प्रीतम पूरी तरह घायल हो गया और खून से सने चेहरे के साथ नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसी समय अनिरुद्ध ने मंत्र पढ़ते हुए मुनमुन के शरीर पर पानी डाला। तुरंत मुनमुन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसकी चेतना खो गई। धुएं के रूप को अनिरुद्ध ने पानी में बंद कर लिया और फिर मुनमुन को एक ताबीज बांध दी। कुछ समय बाद मुनमुन को होश आया और उसने देखा कि वह अपने कमरे में बैठी हुई है। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और पास में अनिरुद्ध बैठा था। साथ ही प्रीतम भी था। मैं कहाँ हूँ? मुनमुन ने कमजोर आवाज में पूछा। आप हमारे घर में हैं, अनिरुद्ध ने कहा। आप ठीक है, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन आप अब खतरे से बाहर है। अब कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध ने पूछा। शरीर हल्का लग रहा है, मुनमुन ने जवाब दिया। मुनमुन को आराम करने की सलाह दी गई और अनिरुद्ध बाहर चले गए। बाहर आकर अनिरुद्ध ने प्रीतम से कहा, अब वह ठीक है, वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर है, उसे दवा की जरूरत पड़ेगी। प्रीतम ने कहा, बिल्कुल, हम मुंबई जा रहे हैं, वहां जल्दी ही सेटल हो जाएंगे। फ्लाइट समय पर लैंड कर गई और प्रीतम और मुनमुन एयरपोर्ट से बाहर आ गए। मुनमुन ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? प्रीतम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
हम मिस्टर दुबे के बंगले में जाएंगे। वह एक प्रसिद्ध प्रोड्यूसर हैं और मैंने उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। उनका बंगला खाली पड़ा है और वे हमें वहां रहने की अनुमति देने के लिए तैयार है। मुनमुन ने पूछा, लेकिन उन्होंने हमें लिवाने के लिए किसी को भेजा क्यों नहीं? प्रीतम ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि कोई हमें लेने आया है। चलो मैं बाहर जाकर देखता हूँ। प्रीतम ने जैसे ही देखा, एक लंबा आदमी जो धोती पहने और दाढ़ी वाला था खड़ा था। उसने कहा, मिस्टर दुबे ने भेजा है। प्रीतम को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मुनमुन को साथ लेकर उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ गया। आप बांग्लादेशी लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? प्रीतम ने पूछा। आदमी हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम विशंबर है। फिर वो दोनों घर लौट आए। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।